ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले। और बड़ी खबर बिहार के बांकीपुर से, जहां उपचुनाव के नतीजे आज सामने होंगे। बांकीपुर में 31 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। 18,953 वोट से प्रशांत किशोर आगे हैं। सौंपनी चाहिए। बिहार में हर हालत में शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन रुके, यही संदेश मैं इस जीत में देखता हूं। बिहार के लोग मोदी जी से, अमित शाह जी से, भाजपा के नेतृत्व से ये अपेक्षा रखते हैं कि आपको, एनडीए को, भाजपा को जो इतनी बड़ी जीत नवंबर में दी गई है, उसके बाद आपकी ये जिम्मेवारी है कि बिहार में ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाए, बिहार के बच्चों के लिए रोजगार हो और हम लोग के बच्चों को 10-15 हजार रुपए के रोजी रोजगार के लिए बाहर ना जाना पड़े। मोदी जी गुजरात की जितनी चिंता करते हैं, बांकीपुर की जनता ने, जो अभी तक मोदी जी के ही वोटर रहे हैं, भाजपा के वोटर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मत के जरिए मोदी जी को ये संदेश दिया है। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च कि हम लोगों ने भी आपको बनाने में कंधा लगाया है। अगर गुजरात से 25 MP जीत कर गए हैं, तो बिहार से भी 30 से ज्यादा MP एनडीए के जीत कर गए हैं। अगर आप गुजरात की चिंता करते हैं, तो ये समय आ गया है कि बिहार के लोगों की भी चिंता कीजिए। सिर्फ बिहार में 4 किलो अनाज और जाति के नाम पर वोट न मांगा जाए। बिहार के लोगों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की बात हो, बिहार के बच्चों के लिए भी पलायन को रोकने की बात हो। बांकीपुर के ये का जो आज परिणाम आया है, वो बिल्कुल स्पष्ट है। बिहार की जनता अपने बच्चों के लिए, बिहार के लिए विकास चाहती है और यही वजह है कि भाजपा आज से कुछ ही महीने पहले जिस सीट को करीब 60,000 मतों से, 58,000 मतों से वो जीते थे, और जीतने वाले व्यक्ति को मोदी जी ने, भाजपा के नेतृत्व ने बिहार देश का, अपने पार्टी का अध्यक्ष बनाया है, जो बिहार के लिए गौरव की बात है। बावजूद इसके उसी विधानसभा के क्षेत्र के लोगों ने अगर भाजपा को इतनी करारी हार दी है, इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि जो नेतृत्व यहाँ पर भाजपा ने थोपा है सम्राट चौधरी का, वो बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि बिहार में भी प्रोग्रेसिव थिंकिंग वाला, कोई बेहतर चरित्र वाला आदमी, कोई बेहतर काबिल आदमी बिहार का मुख्यमंत्री बने। कुशवाहा बनाना है तो कुशवाहा ही बनाइए, लेकिन किसी अच्छे आदमी को बनाइए जो बिहार में रोजगार ला सके, जो बिहार में बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था कर सके, जो बिहार में पलायन रोक सके। प्राथमिकता ये है कि अगले 3 महीनों में बांकीपुर में आपको विजिबल चेंज दिखेगा, लेकिन उसके लिए हमको 3 महीने का समय देना होगा। और मेरी कोशिश होगी कि अगले 1-2 वर्षों में बांकीपुर को आदर्श विधानसभा के तौर पर रखा जाए, ताकि बिहार के जो 242 विधायक हैं, उन पर भी लोकतांत्रिक दबाव बने कि एक चुना हुआ प्रतिनिधि अपने लोगों के लिए क्या कुछ कर सकता है। अगर ये हम लोग को उनके लिए सेट करना है पैमाना, तो मुझे और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और अगले 3-4 महीनों में आप देखेंगे, और निश्चित तौर पर आने वाले 1 से 2 साल में बांकीपुर में आपको वो चीज़ दिखेगी। ये प्रशांत किशोर को आपने सुना, जो कि बीजेपी के लिए एक संदेश जारी कर रहे हैं अपनी जीत को लेकर। अब एक और तस्वीर में दिखाता हूं आपको। सावन के पहले सोमवार पर देश भर के शिवालयों में आस्था का महासैलाब उमड़ा। उत्तर प्रदेश में आस्था के इस सैलाब के साथ कई जगह हंगामा भी सामने आया। लखनऊ के मलियाबाद में कंसा पासी किले पर जलाभिषेक को लेकर टकराव के हालात बने। आगरा में ताजमहल पर जलाभिषेक की मांग ने बहस छिड़ी। मुजफ्फरनगर में मुसलमानों की कांवड़ यात्रा को लेकर दिए बयान पर नया विवाद खड़ा हो गया। सावन का पहला सोमवार है। देश भर के शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ा है। करोड़ों श्रद्धालु भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। लेकिन उत्तर प्रदेश में सावन के पहले सोमवार को ही सनातनी संग्राम छिड़ गया। लखनऊ में कंसा पासी किला पर जलाभिषेक को लेकर हंगामा मच गया। आगरा में हिंदू महासभा की कई महिला कार्यकर्ता ताजमहल तक कांवड़ लेकर पहुंच गए। वहीं मुजफ्फरनगर में स्वामी यशवीर ने कांवड़ यात्रा में बुर्के वाली महिलाएं
और टोपी वाले मुस्लिम पुरुषों की मौजूदगी पर सवाल उठाए। सावन के पहले सोमवार पर सबसे ज्यादा हंगामा लखनऊ के कंसा पासी किले पर मचा, जहां लाखन आर्मी ने जलाभिषेक करने का ऐलान किया, जिसके बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। इस बीच लाखन आर्मी किले के पास पहुंची, लेकिन योगी फोर्स ने पहले से ही वहां बैरिकेडिंग लगा रखी थी। बड़ी संख्या में पुलिस और पीएसी की तैनाती की गई थी ताकि कानून व्यवस्था में किसी तरह की बाधा न पड़ सके। कसमंडी किला को लेकर आज ऐलान जो पासी समाज की तरफ से किया गया था, उस ऐलान के बाद फिलहाल यहाँ पर इस वक्त जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद दिखाई पड़ रही है। पूरी बैरिकेड्स कर दिया गया है और किसी को भी जो विवादित जगह है वहाँ पर जाने की मनाही कर दी गई है। इसके साथ साथ जो पीएससी है उसको भी तैनात कर दिया गया है। दरअसल मलिहाबाद का कंसा पासी किले को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा है। पासी समाज का दावा है कि 11वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर राजा कंसा पासी का राज था। राजा कंसा पासी का साम्राज्य मलिहाबाद से उन्नाव और हरदोई तक फैला था। इस परिसर में राजा का किला और प्राचीन शिव मंदिर था, मगर बाद में शिव मंदिर को मस्जिद में बदल दिया गया। जबकि मुस्लिम समाज का कहना है कि ये जगह पुरानी मजार, कब्रिस्तान और मस्जिद के रूप में दर्ज है, जहाँ लंबे समय से मुस्लिमों की धार्मिक गतिविधियां होती रही है। वहीं आगरा में सावन के पहले सोमवार पर अखिल भारत हिंदू महासभा की 11 महिला कार्यकर्ता कांवड़ लेकर ताजमहल तक पहुंच गए। इन्होंने ताजमहल को तेजो महालय शिव मंदिर बताते हुए जलाभिषेक की मांग की। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें ताजमहल के पश्चिम गेट से पहले ही रोक दिया और बाद में राजेश्वर मंदिर ले जाकर जलाभिषेक कराया। हिंदू महासभा ने आरोप लगाया कि उन्हें ताजमहल में पूजा करने से रोका गया, जबकि प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई। वो लोग ताजमहल मानते हैं और मैं उसको शिव मंदिर मानते हैं, क्योंकि हमारा शिव मंदिर है और हमारे भोले बाबा हैं, उसमें हम पूजा अर्चना कर सकते हैं। जब वहाँ पे बिरयानी बढ़ सकती है, कव्वाली हो सकती है, बिरयानी बढ़ सकती है, तो वहाँ पे धतूरा भी चढ़ेगा और बेलपत्र भी चढ़ेंगे। इधर मुजफ्फरनगर में स्वामी यशवीर जी महाराज के एक बयान ने नई बहस छोड़ दी है। जो कावड़ ला रहे हैं महिलाएं बुर्के में और मुस्लिम लड़के अपने मजहब की गोल टोपी ओढ़ करके ला रहे हैं, मैं इसका घोर विरोध करता हूं। स्वामी यशवीर जी महाराज का कहना है कि यदि कोई मुस्लिम श्रद्धालु कांवड़ उठाता है तो उसका स्वागत है, लेकिन बुर्का पहनी महिलाएं या टोपी पहनकर कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले मुस्लिम पुरुषों का वो विरोध करते हैं। दरअसल सावन शुरू होने के बाद कई जगह से ऐसी तस्वीरें आई जिसमें जालीदार टोपी पहने मुस्लिम युवक कांवड़ यात्रा में शामिल हो रहे थे, मगर यशवीर महाराज का कहना है कि कांवड़ यात्रा में आना है तो भगवा वस्त्र पहनकर ही आना होगा। यदि उनको कावड़ लानी है तो अपने मजहब की वर्दी में न ला करके सनातन धर्म की कावड़ की जो भगवे रंग की वर्दी है उस वर्दी को पहन करके ही लाएं। यानी लखनऊ से आगरा और मुजफ्फरनगर तक सावन के पहले सोमवार पर सनातनी संग्राम मचा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत तीखे सियासी टकराव के साथ हुई। राम मंदिर में दान चोरी के आरोपों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए राम भक्तों पर गोली चलवाने के पुराने मुद्दे का जिक्र किया, विपक्ष पर निशाना साधा। सदन के भीतर से लेकर सदन के बाहर तक ऐसा ही आक्रोश दिखा। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती थी, वे आस्था की कौन सी बात कर रहे हैं? चंदा चोरी पर पहले चुनावी सभा से योगी का वार, अब विधानसभा से विपक्ष को गोली वाला जवाब। अयोध्या के मुद्दे को वे लोग उठा रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। मुद्दा राम मंदिर में दान चोरी है, जिसे लेकर यूपी में विपक्ष ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, मगर सीएम योगी भी लगातार विरोधियों पर पलटवार कर रहे हैं। अब तक जो मुद्दा चुनावी सभा में विपक्ष के खिलाफ योगी का हथियार था, आज उसी हथियार से योगी ने विधानसभा में विपक्ष पर वार किया है। राम मंदिर में चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है।
दरअसल आज से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ, जिसमें विपक्ष ने योगी सरकार को घेरने के लिए जो मुद्दा तैयार किया है उसमें राम मंदिर में दान चोरी टॉप पर है। लिहाजा विपक्ष आक्रामकता से सदन के बाहर और अंदर सरकार को घेर रही है। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र और पहले ही दिन सत्ता और विपक्ष आमने सामने। एक तरफ विपक्ष पेपर लीक, चंदा चोरी पर सरकार को घेरने में जुटा है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि विपक्ष को सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं है। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने और मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। अयोध्या के मुद्दे को वे लोग उठा रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो जय श्री राम बोलने पर लाठी गोली चलाते थे, जिन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण में वकीलों की अपनी फौज न्यायालय में खड़ी करके इस पूरे कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया था। और राम मंदिर में चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। इनके दोहरे चरित्र को देश देख रही है, दुनिया देख रही है। उधर विपक्ष ने यूपी सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताओं के आरोप लगाए। विपक्षी विधायकों ने सदन में नारेबाजी की, जबकि सदन के बाहर भी विरोध प्रदर्शन किया। तो जिस तरह से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ और जिस तरह से लोगों को बचाया जा रहा है, वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग हैं। उनको क्यों बचाने का प्रयास किया जा रहा है? उन दैनिक कर्मचारी जो थे वो उनको तो आपने जेल भेज दिया, पर जो लोग मुख्य थे, जो इसके लिए जिम्मेदार थे, उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी मांग है कि तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई हो जो मुख्य लोग थे, जो जिम्मेदार थे, चाहे वो कोषाध्यक्ष हो, चाहे संगठन मंत्री हो। जब सदन में चर्चा की बात आती है तो भाग खड़े होते, सदन से वॉकआउट कर जाते हैं। उस पर चर्चा कराना चाहे तो सरकार तो तैयार है, मंदिर मुद्दे पर सरकार तैयार है। हम पीछे या सरकार पीछे नहीं भाग रही है। ना तो ये सनातनी हैं, ना ये सनातन को मानने वाले लोग हैं। अगर ये मानते तो अखिलेश जी अयोध्या भगवान राम का दर्शन करने जाते। हालांकि हंगामे के बीच भी विधानसभा की कार्यवाही चलती रही, लेकिन सियासी तल्खी लगातार बढ़ती रही। साफ है कि मानसून सत्र में सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी टक्कर देखने को मिलेगी और आने वाले दिनों में सदन का पारा और बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बीच महाराष्ट्र से खबर है, सिद्धि विनायक मंदिर में चंदा चोरी का यह मामला है। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने बयान दिया कि कुछ कर्मचारियों ने चोरी की थी, हम उन्हें पकड़ने में कामयाब रहे। हमने कई स्टाफ को बदल दिया है और 45 कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लिया है। ये सिद्धि विनायक मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष की तरफ से कहा गया। लेकिन दान चोरी को लेकर के संसद से लेकर सड़क तक घमासान लगातार बना हुआ है। विपक्ष राम मंदिर मुद्दे पर केंद्र सरकार को लगातार घेर रहा है, आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि इसमें चंदा चोरी में शय है। तो पप्पू यादव के खिलाफ एक विशेषाधिकार हनन की तैयारी भी है। उन पर हुए हमले ने इसी विवाद को एक नया मोड़ दे दिया। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जगह वही है, मुद्दा भी वही है, बदले हैं तो सिर्फ सियासी ड्रामे के किरदार। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर पहले पप्पू यादव ने सियासी स्वांग रचा, तो उन पर सनातन के अपमान का आरोप लगा। साधु संतों के विरोध के साथ साथ उन पर हमला तक हुआ। अब एक बार फिर संसद के बाहर वही तस्वीर दोहराई गई। विपक्षी सांसदों ने दान पेटी रखी, राम मंदिर के नाम पर चंदा जुटाया गया और निशाने पर फिर केंद्र सरकार ही रही। लेकिन राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मुद्दे पर पप्पू यादव ने जो सियासी दांव चला था, वो उनको ही उल्टा पड़ गया है। पप्पू यादव के खिलाफ संत समाज पहले ही प्रदर्शन कर चुका है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पप्पू यादव पर हमला भी हुआ। अब लोकसभा में उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की तैयारी है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। मैंने रूल 222 और 223 के तहत माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया है कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसके साथ ही मैंने रूल 227 का भी जिक्र किया है कि ये जो कुछ भी किए हैं उसको विशेषाधिकार समिति में सौंपा जाना चाहिए। मगज द्वार पे जो कुछ किया वह केवल एक पर्पज से किया कि सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाया जाए, सनातन संस्कृति को अपमानित किया जाए।
एक तरफ बीजेपी पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस ला रही है, तो दूसरी तरफ पप्पू यादव पर हुए हमले को लेकर सियासत तेज हो गई। राम मंदिर के लिए हम सभी ने आंदोलन किया, खून बहाया है, जेल में गए हैं। तो राम मंदिर में चोरी होती है तो हम सबका अधिकार है, हमारा आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है। तो हम जरूर सवाल पूछेंगे। पप्पू यादव जी के ऊपर हमला होता है, उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। ये गृह मंत्री जी से पूछिए कि जंतर मंतर पे पहले बच्चों के साथ क्या किया उन्होंने, अब एक सांसद के साथ क्या हो रहा है। ये कानून व्यवस्था की हाल है। अमित शाह से पूछिए कि भाई क्या हो रहा है, क्या हाल बना रखा है उन्होंने। दिल्ली में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी समय उन पर चप्पल से हमला किया गया। हमले के तुरंत बाद पप्पू यादव ने फुर्ती दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया। इसके बाद वहां मौजूद समर्थकों ने आरोपी को घेर लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने किसी तरह स्थिति को संभालने की कोशिश की। इस दौरान अफरा तफरी के बीच आरोपी गिर पड़ा और फिर वहां मौजूद लोगों ने उसे दबोच लिया। लेकिन इस घटना के बाद सांसद पप्पू यादव ने बहुत ही गंभीर और चौंकाने वाले आरोप लगाए। उनका दावा है कि ये सिर्फ चप्पल फेंकने की घटना नहीं थी, बल्कि उनकी हत्या की सोची समझी साजिश थी। पप्पू यादव के मुताबिक हमलावर अपने साथ चाकू लेकर आए थे और अतीक अहमद हत्याकांड जैसी बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते थे। देखिए मैं साहब को बचा रहा हूं तो ब्लड चप्पल निकाल रहा है और हाथ में पता नहीं लोहे का क्या मार रहा है। अपना बचाव नहीं करेंगे। इतने लोगों को चाकू लेके मारने आया भाई। आपके साथ आगे पीछे मैडम आपके साथ निकलेंगे तो आप हत्या कर देंगे। अब ऐसे बोल रहा है कि हत्या तो करेंगे, हत्या कर देंगे। हालांकि पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने वाले आरोपी के परिवार इस तरह की किसी भी साजिश से साफ इनकार कर रहे हैं। मैं तो ये चाह रही भैया मेरे घर आ जा सही सलामत, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मेरा राजनीति में ना मेरा कायम है, ना मुझे नहीं पता भैया कौन उसको लेकर गया। मेरा तो मेरे घर को ऑफिस में गया, उधर रखा इतना बड़ा चक्कू रखे हमारे घर में, चक्कू घर में खींच के ले गए, चक्कू धर रखा, चक्कू से गोदने के लिए। कुल मिलाकर राम मंदिर में चढ़ावे चोरी के मुद्दे पर सनातनी स्वांग के बाद अब सियासी दांव भी जारी है। एक तरफ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर संसद से सड़क तक सियासत तेज है, दूसरी तरफ पप्पू यादव पर हुए हमले ने पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया है। दिल्ली से ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सांसद पप्पू यादव के बाद अब बात बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की, जिन्हें दिल्ली से राजधानी कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली। यौन शोषण के आरोपी थे। उस मामले में बरी होने के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह इसे न्याय की जीत बता रहे हैं, जबकि शिकायतकर्ता पहलवानों ने साफ किया कि वो कोर्ट के इस फैसले को ऊपरी कोर्ट में चुनौती देंगे, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। इस मामले पर अब सियासत भी तेज हो गई है। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। जो मैंने कहा था कि मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा, मेरी बात आज पूरी हुई। नामी गिरामी खिलाड़ी किस प्रकार से झूठ बोलता है, पूरे विश्व के अंदर बेनकाब हुए, मैं कोई नुकसान महसूस नहीं कर रहा हूँ। ब्रिजभूषण सिंह के इस कॉन्फिडेंस की वजह है यौन शोषण केस में कोर्ट से उनका बरी होना। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ नरेंद्र तोमर को भी बाइज्जत बरी कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने इसे इंसाफ की जीत बताया। सर फिलहाल जो जजमेंट आई है उसे आप कैसे देखते हैं? पहले दिन जो मैंने कहा था कि मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा, मेरी बात आज पूरी हुई और पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने ये देखा कि ओलंपिक मेडलिस्ट किस प्रकार से झूठ बोलता है, वर्ल्ड मेडलिस्ट किस प्रकार से झूठ बोलता है, नामी गिरामी खिलाड़ी किस प्रकार से झूठ बोलता है, और ये आज पूरे विश्व के अंदर बेनकाब हुए। और रहा फायदा नुकसान का सवाल, तो मैं कोई नुकसान महसूस नहीं कर रहा। कुश्ती के रिंग से लेकर सियासत में दबंग छवि वाले ब्रिजभूषण शरण सिंह पर कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष रहने के दौरान खिलाड़ियों ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। ब्रिजभूषण पर सेक्सुअल फेवर मांगने का आरोप, पर्सनल सवाल पूछने का आरोप, खिलाड़ी को कंधा पकड़कर खींचने, जबरन गले लगाने, खिलाड़ियों के कपड़े खींचने जैसे
गंभीर आरोप शामिल हैं। हालांकि कोर्ट से बरी होने के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों पर कुछ नहीं कहा। वहीं इस फैसले पर पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक जैसी पोस्ट की। इन्होंने लिखा, महिला पहलवानों को सड़क पर उतरकर बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर करानी पड़ी थी। हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है और पहलवान अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, कोर्ट के फैसले को चुनौती देंगे। दरअसल ये मामला उस वक्त और भी गर्मा गया था जब 2023 में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान दिल्ली के जंतर मंतर पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई और कई मशहूर पहलवानों को चोट लगी थी। इस घटना के बाद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सियासत भी खूब हुई, जिसकी वजह से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया था। लेकिन अब जबकि कोर्ट ने उन्हें आरोपों से बरी कर दिया है, देखना होगा क्या बीजेपी उन्हें फिर से सियासी पिच पर उतारती है या नहीं, क्योंकि अभी भी उनके खिलाफ विरोधियों के सुर बदले नहीं हैं। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है अगर उनको बरी कर दिया है, क्योंकि सारे सबूत थे, सारे गवाह थे, इतने लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे। एक तरफ विपक्षी पार्टी है तो दूसरी तरफ बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले रेसलिंग के खिलाड़ी, जिनके बयान से भी साफ है कि कोर्ट के फैसले के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बांकीपुर की खबर आपने देखी। अब जरा दतिया उपचुनाव की खबर आपको दिखाते हूं, जहां बीजेपी की हार हो चुकी है। 6056 वोट से कांग्रेस के घनश्याम वहां जीत चुके हैं। बीजेपी के आशुतोष तिवारी की हार हुई, यानी कि बांकीपुर बिहार वहां बीजेपी की हार हो चुकी है। उसके अलावा मध्य प्रदेश दतिया, यहां भी बीजेपी के प्रत्याशी की हार हुई। उधर बिहार में अब बस औपचारिक ऐलान बाकी है। करीब करीब तय हो चुका है कि बांकीपुर में पीके बाजी पलट चुके हैं। जिस सीट को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता था, जनसुराज ने बढ़त बनाकर समीकरणें बदल दी। लेकिन सवाल इसके आगे का है। सवाल ये कि क्या ये सिर्फ एक सीट की जीत है या बिहार में नए राजनीतिक अध्याय लिख दिए जा रहे हैं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बांकीपुर में जश्न का शोर है। जनसुराज पार्टी के दफ्तर में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, क्योंकि जिस सीट को बीजेपी का अभेद्य किला माना जाता था, उसी किले में प्रशांत किशोर ने पहली बड़ी सेंध लगा दी है। कहा जाता था लहर कोई भी हो, बांकीपुर का रंग भगवा ही रहेगा। जिस बांकीपुर सीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का सियासी प्रभाव माना जाता रहा, जहां से बीजेपी उम्मीदवार मैदान में थे, वहीं जनसुराज ने बढ़त बनाकर बिहार की राजनीति को बड़ा संदेश दे दिया है। बांकीपुर की जनता की जीत है। आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। आखिर बांकीपुर में पीके का दांव कैसे चल गया? किन वजहों से बीजेपी का मजबूत गढ़ हिल गया? ये जीत इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि मुकाबला उस सीट पर था जहां बीजेपी का संगठन सबसे मजबूत माना जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर बांकीपुर में जनसुराज की बाजी कैसे लगी, उसे भी समझिए। पहली वजह है प्रशांत किशोर की लंबी पदयात्रा और लगातार जनसंपर्क, जिसने पार्टी को जमीनी पहचान दी। दूसरी वजह स्थानीय मुद्दों पर सीधा फोकस, बड़े नारों से ज्यादा मोहल्लों और वार्ड्स की समस्याओं को चुनावी मुद्दा बनाया गया। तीसरी वजह है युवा और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं का समर्थन। जनसुराज ने खुद को पारंपरिक राजनीति के विकल्प के तौर पर पेश किया। चौथी वजह है बीजेपी विरोधी वोटों का अपेक्षाकृत बेहतर ध्रुवीकरण, जिसका फायदा जनसुराज को मिला। पांचवी वजह है प्रशांत किशोर की व्यक्तिगत विश्वसनीयता और लगातार सक्रिय प्रचार, जिससे पार्टी का संदेश मतदाताओं तक सीधे पहुंचा। अब सवाल सिर्फ बांकीपुर का नहीं है, क्या ये नतीजा बिहार में जनसुराज के विस्तार की शुरुआत है? ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। बांकीपुर की जीत ने इतना तो तय कर दिया है कि बिहार की सियासत में मुकाबला पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि इस बार बांकीपुर ने नया सियासी संदेश लिख दिया है। पटना से प्रशांत झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
मध्य प्रदेश के विदिशा से सामने एक ऐसी तस्वीर जो सिस्टम की कथनी और सिस्टम की करनी, यानी सिस्टम वायदे क्या करता है और सिस्टम काम क्या करता है, इन दोनों में जो फर्क है उस फर्क को सामने रखती है। करीब 6 से 7 गांव ऐसे हैं जहां के सैकड़ों बच्चों के लिए स्कूल जाना रोजाना मौत को चैलेंज देने जैसा होता है। बच्चों की इस मुसीबत की वजह है सरकार और प्रशासन का लचर रवैया, उनकी लापरवाही, उनकी अनदेखी। बच्चे कैसे पढ़ाई के लिए, स्कूल जाने के लिए जान की बाजी लगाने को मजबूर हैं, उसके लिए आपको यह रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। नीचे उफनती बेतवा नदी, ऊपर अधूरा स्पॉट डैम और इन पिलर्स के ऊपर छलांग लगाकर नदी पार करते स्कूली बच्चे। लेकिन ये बच्चे मस्ती या मजा करने के लिए इस तरह का जोखिम नहीं उठा रहे, बल्कि ये इनकी और इन जैसे सैकड़ों बच्चों की बहुत बड़ी मजबूरी है। ये तस्वीरें विदिशा जिले के ककरुआ गांव के स्पॉट डैम की हैं। यहाँ मासूम बच्चों को स्कूल जाने और उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए रोजाना अपनी जान जोखिम में डालने पर मजबूर होना पड़ता है। गांव में केवल 8वीं कक्षा तक की स्कूल की सुविधा है। इससे आगे की पढ़ाई के लिए छात्रों के पास मुख्य स्कूल तक जाना पड़ता है, लेकिन उनके पास सुरक्षित सुविधाजनक परिवहन या सीधा पुल नहीं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये सिर्फ एक गांव के बच्चों की तकलीफ नहीं है, बल्कि जिला मुख्यालय के नजदीक ग्राम बधेरा, ककरुआ, इमलिया और बेहलोट के दर्जनों बच्चे हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए इसी तरह पलहो गांव तक जाते हैं, क्योंकि सड़क से सीधे जाने पर इन बच्चों को 15 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है और डैम के अधूरे पिलर इनकी दूरी को सिर्फ 5 किलोमीटर का कर देते हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के ककरुआ गांव प्रशासनिक दावों और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर की पोल खोल रही है। हालत यह है कि जिम्मेदार अधिकारी ऑनलाइन क्लास को ही इस मुसीबत का हल मान बैठे हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा जो है नजदीक में बंधेरा गांव है, वहाँ पे स्कूल को जो है उन्नयन कर हाई स्कूल के में उन्नयन करने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। यदि वहाँ से स्वीकृति मिल जाती है तो बच्चों को इस तरह आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ गांव वालों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद चेक डैम का निर्माण पूरा नहीं कराया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है। बारिश के दिनों में मुश्किलें और बढ़ जाती हैं, क्योंकि डैम में पानी लबालब हो जाता है, जिसके कारण चेक डैम के नीचे पानी बहने लगता है और ऐसे हालात मासूम बच्चों के साथ कभी भी बड़े हादसे की वजह बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब तस्वीर आपको झारखंड से दिखाता हूं। झारखंड पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस की तर्ज पर अपराधी का एक फुल एनकाउंटर किया, वो भी जेल शिफ्टिंग के दौरान। हुआ क्या, करीब 6 साल पहले उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर ठीक वैसे हुआ था जैसे कल जामताड़ा में सुजीत सिन्हा का एनकाउंटर किया गया। झारखंड के सबसे बड़े बदमाश का एनकाउंटर कैसे हुआ, उसके लिए रिपोर्ट जरा देखिए। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। पुलिस का जमावट, पहाड़ पर झाड़ियों के बीच पड़ी लाश। झारखंड पुलिस ने कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा के आतंक का अंत कर दिया है। इसका फुल एनकाउंटर हुआ। पहली तस्वीर में हाथ में कार्बाइन, पिस्टल लिए खड़ा। दूसरी तस्वीर में दोनों हाथों में AK-47 के साथ खड़ा। यही है कुख्यात बदमाश सुजीत सिन्हा। हथियारों के साथ इसकी तस्वीर को देखकर इसके खौफ का अंदाजा लग गया होगा, लेकिन झारखंड पुलिस ने इसे अब यमराज के पास भेज दिया है। गैंगस्टर सुजीत सिन्हा साहिबगंज जेल में बंद था और कड़ी सुरक्षा के बीच धनबाद सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया जा रहा था। सफर लंबा था, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी थे, लेकिन शातिर बदमाश फरार होने का प्लान बना रहा था। जैसे ही पुलिस की वैन जामताड़ा थाना क्षेत्र के दक्षिण बहाल इलाके में पहुंची, सुजीत सिन्हा ने पुलिसकर्मियों से टॉयलेट जाने की बात कही। पुलिस ने प्रोटोकॉल और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए गाड़ी को रोका। उसने अपनी पुरानी आपराधिक प्रवृत्ति और शातिर दिमाग का परिचय देते हुए सुरक्षा बल के जवान की राइफल झपटी। राइफल छीनकर उसने न केवल भागने की कोशिश बल्कि पुलिस दल पर अंधाधुंध फायरिंग भी शुरू कर दी। सुजीत सिन्हा उसको साहिबगंज जेल से ट्रांसफ़र किया जा रहा था धनबाद जेल। इसी दौरान गाड़ी के दुर्घटना होने की बात अभी आई है और उसी में वो पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ है।
पूरा डिटेल जांच हम लोग अभी कर रहे हैं। एफएसएल की टीम को बुलाया गया है और हमारे मजिस्ट्रेट यहाँ पे उपस्थित हैं। जो हमारे गाइडलाइंस है NHRC वो सभी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस वालों ने भी गोली का जवाब गोली से दिया। सरकारी गोली से बदमाश सुजीत सिन्हा छलनी हो गया और मौके पर ही मारा गया। अब बात पाकिस्तान की, जो आज की तारीख में आग में जल रहा है। दशकों से पाकिस्तान ने आतंक को बढ़ावा दिया, दहशतगर्दों के जरिए पूरी दुनिया को लहूलुहान किया। अब वही आतंकी खुद पाकिस्तान के लिए कैसे मुसीबत बन रहे हैं, उसकी एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। पाकिस्तान की तबाही के फाइनल चैप्टर की तस्वीरें हैं ये। मुनीर और उसकी साजिशों के ताबूत की आखिरी कील है ये तस्वीर। पाकिस्तान को अपना मुल्क समझकर उसमें बसने का ख्वाब देखने वालों का बहता खून बता रहा है कि अब इस आतंकी मुल्क के दिन गिनती के बचे हैं। जिन फिदायिनों को पाकिस्तान ने पैदा किया, पाला पोसा, अब वही दहशतगर्द भस्मासुर बन चुके हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में रविवार को एक बड़ा आत्मघाती हमला हुआ। स्वात जिले के काबल टाउन में अमन चैन, रोजी रोटी और अपने हक हुकूक की मांग लेकर मुनीर की सताई आवाम अपनी आवाज बुलंद करने निकली थी। लेकिन इस शांति मार्च के दौरान जोरदार धमाका हुआ और 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के परखच्चे उड़ गए। 9 आम लोग और 5 पुलिस वाले बेमौत मारे गए। दरअसल रविवार को यह शांति मार्च स्वात अमन जिरगा नाम की स्थानीय आदिवासी परिषद ने आयोजित किया था। पिछले कुछ महीनों में इस इलाके में सुरक्षा हालात काफी बिगड़े हैं, जिसे देखते हुए लोगों ने शांति की मांग को लेकर मार्च निकाला था। मार्च में शामिल लोग हाथों में तख्तियां लेकर नारे लगा रहे थे और इलाके में अमन बहाल करने की अपील कर रहे थे। इसी दौरान अचानक जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के स्वात में आतंकियों के खिलाफ निकली रैली ने मुनीर के दहशतगर्दों को नाराज कर दिया था। रैली में हो रही आतंक विरोधी नारेबाजी से कई आतंकी संगठन गुस्से में थे। खबरों के मुताबिक जैसे ही शांति मार्च एक पुलिस स्टेशन के करीब पहुंचा, तभी अचानक रैली के पास पुलिस स्टेशन के गेट पर चेकिंग के दौरान बम बांध कर आए एक आतंकी ने खुद को उड़ा लिया। जिसके बाद रैली में मौजूद पुलिस वाले और आम लोगों की लाशें और उनके टुकड़े सड़क पर फैल गए। घायल अपनी जान बचाने के लिए चीखने चिल्लाने लगे और पूरी सड़क खून से लाल हो गई। इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया में दहशतगर्दों का एक्सपोर्टर बनकर पाकिस्तान दशकों से अपनी नापाक साजिशों को अंजाम देता आ रहा है। लेकिन आज आतंकवाद के नाम पर पलने वाली पाकिस्तानी फौज और पुलिस अपनी ही बिछाई हुई बारूदी सुरंगों पर चल रही है। पाकिस्तान में हुआ यह आत्मघाती हमला इस बात का सबूत है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वही गड्ढा उनके लिए कब्र बन जाता है। और आतंकियों का पनाहगाह बना पाकिस्तान आज खुद तबाह होने की आखिरी सीढ़ी पर खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले।